हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन का चैप्टर हम कर रहे थे डिस्कस। ठीक है, डिसोल्यूशन का चैप्टर हमारा चल रहा था। उसी के बीच में हमने कई टर्म्स के बारे में जाना। वो टर्म्स क्या टर्म्स थी, जैसे हमने जाना कि नॉर्मल हम एक क्वेश्चन कैसे करते हैं डिसोल्यूशन का। फिर उसके बाद उसके बीच में हमने पॉइंट किए कि कोई पार्टनर अगर एसेट या लायबिलिटी लेता है तो कैसे प्रोसीजर किया जाता है, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो इतने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेस पे जो और कुछ इलस्ट्रेशंस बनती हैं, उनमें से कुछ इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने जो इलस्ट्रेशन ली है वो ये है, उसको समझते हैं पहले। ए और बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है 2:1। उन्होंने फॉर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। एक बार बैलेंस शीट को देख लीजिए, क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, एसेट्स में डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, सी की कैपिटल है। डिफरेंट चीज़ अभी तक के क्वेश्चन में कि आपको क्या चीज़ मिल रही है इसमें। सी का कैपिटल बैलेंस एसेट्स में गिवन है, ए और बी का इधर गिवन है। जनरली अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने देखे, तीनों बैलेंस इस लायबिलिटी साइड में गिवन होते थे, यानी क्रेडिट बैलेंस गिवन होते थे। और लायबिलिटीज़ के बैलेंस होते भी क्रेडिट ही हैं, यानी फर्म ने उनको पे करना होता था। लेकिन यहाँ सी का बैलेंस एसेट साइड पे गिवन है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब सी को फर्म ने नहीं देना, यानी उल्टा है, इसमें सी से फर्म ने लेना है। नेगेटिव बैलेंस है उसका, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। कुछ एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, वो आपको पता है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और ये जैसे पीएल बैलेंस दिया हुआ है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बीपी है, बी की वाइफ का लोन है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, और फिर रियलाइज्ड पोजीशन बताई हुई है एसेट्स की, क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले पॉइंट में ये बता रखा है कि एसेट रियलाइज्ड हुई हैं आपकी कैसे। स्टॉक 32,000 में बिका है, फिक्स्ड एसेट्स 45,000 में बिकी हैं, और डेटर से पूरा अमाउंट आ चुका है, यानी 3 एसेट्स का आपको पता लग गया। उसके बाद ए नाम का व्यक्ति फर्नीचर लेने को तैयार हो गया है, यानी फर्नीचर ए ने ले लिया है। कितने में लिया है? 1600 में। और साथ ही साथ कह रहा है कि मैं बीपी की पेमेंट कर दूंगा, यानी बिल्स ऑफ पेबल की पेमेंट बीपी की पेमेंट ए करेगा। एक बार ये देख लेते हैं बीपी है कितने के। बीपी हमारे 6000 के हैं। चीज़ तो उसने जो ली है वो 1600 की ली है, और पेमेंट वो कितने की करा है? 6000 की। तो हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी इसकी। अगर सेम अमाउंट होता जितने की एसेट ली है या लायबिलिटी, फिर शायद हम उस एंट्री को कैंसिल कर सकते थे। उसके बाद बी अपनी वाइफ का लोन पे करने को तैयार हो गया है। एक ऐसी एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो कि सी ने ले ली है 7000 में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने कंसीडर करना होता है, चाहे वो मार्केट में बिक जाए, चाहे कोई पार्टनर ले ले। उसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल है 5000 रुपीज़ का, वो एक कस्टमर से मिला था, मोहन नाम का कस्टमर था, उससे एक बिल मिला था 5000 का, यानी उसने बिल लिख के दिया था कि कुछ टाइम बाद वो पेमेंट कर देगा, और बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। आपको अगर याद हो तो बीआरएस के अंदर डिस्कस किया था ये केस। अगर कोई कस्टमर से हमें बिल मिलता है और वो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं सेम डेट पे, और बैंक कुछ डिस्काउंट काट के बैंक पैसा दे देता है, और बाद में उस इंसान से जिसने बिल दिया हुआ था, वो इंसान जब पेमेंट देगा तो वो पेमेंट बैंक के पास चली जाती है। यहाँ पे अब क्या हुआ है, हमने एक बिल फॉर्म ने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, मोहन नाम के व्यक्ति का बिल था वो, और मोहन जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। मोहन ने 60 पैसा पर रुपये वो दे पाएगा, यानी 1 रुपये में से 60 पैसे, यानी 5000 में से 60 पैसे आप निकालेंगे, यानी 3000 रुपये वो दे पाएगा। कैसे निकलेगा? 5000 रुपये देने हैं, 60 पैसे वो दे रहा है, टोटल होते हैं 100 पैसे 1 रुपये में। इस तरह से करा हमने तो 3000 रुपये वो दे देगा। लेकिन हमने बैंक से तो पूरे 5000 ले रखे हैं डिस्काउंट काट के, ठीक है ना। तो जो नुकसान है उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? वो भरपाई बैंक थोड़ी ना करेगा, वो भरपाई भी फर्म को करनी पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट करके दिखानी पड़ेगी। इसको देखेंगे कैसे डील करेंगे हम। उसके अलावा है क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है आपको 1500 रुपये डिडक्ट करके, रिड्यूस करके। ठीक है, एक चीज़ और मैंने बताई थी कई क्वेश्चंस में कि अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ ना बता रखा हो तो उसकी फुल पेमेंट होती है। अब आपको क्रेडिटर के बारे में भी बता रखा है, बीपी के बारे में भी बता रखा है, वाइफ लोन के बारे में भी बता, कोई पेमेंट ऐसी नहीं है जो रह गई हो यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं, एंट्रीज को रिकॉल कर लेते हैं इसमें, क्योंकि एंट्रीज कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि फर्नीचर ए ने लिया है, एसेट कोई पार्टनर ले रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है,
यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे और सिंपल ए लिख दिया टू रियलाइजेशन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही वो लाइबिलिटी बीपी की देने को तैयार हो रहा है तो रियलाइजेशन के अंदर ही देगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, जहाँ हम कैश वर्ड या बैंक वर्ड इस्तेमाल करते थे वहाँ ए का नाम आ रहा है, क्योंकि ना तो एसेट मार्केट में बिकी है ना ही लाइबिलिटी कैश में पे हो रही है, दोनों चीज़ों में ए है, इसलिए हमने कैश और बैंक की जगह पे ए का नाम लिखा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या एंट्री है इसके अंदर। सेकेंड एंट्री बनाई गई है बी, जो अपनी वाइफ का लोन पे करने को तैयार हो रहा है रियलाइजेशन के अंदर टू बी। टू हम फॉर्म पे नहीं कर रही है, उसको बी पे कर रहा है, इसलिए कैश की जगह बी का नाम लिखा गया है। ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड एसेट है वो सी ने ले ली है। जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एक और था कि एक बी आर था जो बताया था मैंने आपको, बैंक से डिस्काउंट कराया था 5,000 रुपये का और उसमें से 60 पैसे वो देने को तैयार हो रहा है, उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री दो तरफ दिखा सकते हैं आप रियलाइजेशन के। एक तरफ तो 3,000 रुपये आ रहे हैं, एसेट बिक गई आपकी, यानी बी आर के बदले में आपके पास आ रहे हैं बैंक टू रियलाइजेशन 3,000 रुपये, तो आप क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। और जो 5,000 की लायबिलिटी वापस पे करनी पड़ेगी बैंक को हमें, वो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, और एक इसमें सारी एसेट्स की बात हो चुकी है, लेकिन एक कंप्यूटर की बात नहीं थी और कंप्यूटर गिवन था, तो जब एसेट के बारे में कुछ ना बता रखा हो तो हम अपनी मर्जी से उसकी फुल वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे लायबिलिटी की तो ना बता रखा हो तो भी फुल वैल्यू देनी है, लेकिन एसेट को हम छोड़ देते हैं अगर उस एसेट के बारे में ना बोला हो। तो यहाँ एज्यूम किया गया कि कंप्यूटर से कुछ भी अमाउंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस को दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि उसको कैश लेके आनी पड़ेगी अपने इस बैलेंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अब सब डिस्कस कर चुके हैं हम, एंट्रीज वगैरह सब देख चुके हैं। अब बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जितनी भी एसेट्स थी वो आपने ट्रांसफ़र कर ली हैं। कौन कौन सी एसेट्स थी? डेटर था, स्टॉक था, फर्नीचर था, कंप्यूटर था, फिक्स एसेट्स था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था। उसके अलावा दो चीज़ें और थी उसके अंदर, अगर ध्यान है आपको। नंबर 1 पे पीएल बैलेंस था, वो हमने नहीं ट्रांसफ़र करना, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और एक चीज़ थी सी का कैपिटल बैलेंस, तो कैपिटल वाला बैलेंस चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके अलावा लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिटर था, बीपी था, वाइफ लोन था। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की बात भी अभी करेंगे, हमने यहाँ ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफ़र किया है, क्या ओवरड्राफ्ट का पॉइंट रहेगा वो आगे डिस्कस होगा आपका। अभी आप ये समझिए नॉर्मल ट्रांसफ़र कर लिया हमने। उसके बाद 1 बाय 1 एसेट्स जैसे बिकी हैं वो लिखनी है। सेल ऑफ एसेट्स इन्होंने टोटल लिख दिया है 1,17,000 रुपये का, जो मार्केट में बिके उन सबका जोड़ करके लिख दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद बिल्स इस ओनर से जितना पैसा आएगा 3,000 वो दिखाया है बाय बैंक में। ए ने फर्नीचर लिया है, सी ने अनरिकॉर्डेड एसेट ली है, वो सब इस तरफ आ गया। और लायबिलिटी की पेमेंट ए ने करी है, बीपी की पेमेंट बी ने करी है, वाइफ लोन की पेमेंट, और जो हमें बिल की पेमेंट करनी पड़ी है वो फर्म ने करी है, तो बैंक लिखा है। और ये ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रांसफ़र भी किया है, इसकी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया। जब किसी लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो, हमें उस लायबिलिटी की फुल पेमेंट दिखानी होती है, तो यहाँ फुल पेमेंट कर दी गई है फर्म के द्वारा। क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में बताया है, 1500 काट के पे करने हैं, वो भी पे कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, वो ए बी सी में तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट तो अपने क्रेडिट साइड पे लिखे हैं। ठीक है, उनके तो लायबिलिटीज़ में बैलेंस दिए हुए थे इसलिए उनको क्रेडिट में लिखा है, लेकिन जो सी था, सी का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड पे दिया हुआ था और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे लिखा गया है। उसके अलावा जो लॉस रियलाइजेशन में वो बांट दिया जाएगा, और जो पीएल का बैलेंस था एसेट साइड पे दिया हुआ था, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं बेटा, डेबिट में जाते हैं, तो तीनों में डेबिट कर दिए गए हैं। ए ने फर्नीचर लिया है, वो एसेट जो लेता है वो डेबिट में आती है। ठीक है, जो जिसने भी ली है वो लिख दी जाएगी। ऐसे ही जिसने लायबिलिटी ली है रिलेशन के अंदर वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, जैसे ए ने बीपी लिए हैं, बी ने वाइफ लोन लिया है, तो इस तरह से इसको किया जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस भी डेबिट साइड पे बांट दिया गया है। उसके बाद फिर हमने टोटल किया है तीनों पार्टनर्स का दोनों साइड पे। अब जैसे जिनकी तो पेमेंट बन रही थी फर्म की तरफ, उनको फर्म ने पेमेंट कर दी है, मतलब पैसा बन रहा था, और जबकि आपको तो पता ही था सी के अकाउंट में पहले ही डेबिट बैलेंस था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल कैश ला के देनी पड़ेगी फर्म को। तो ये लेके आएगा, इस तरफ लिखा जाएगा इसका बाय बैंक, और जिनको पेमेंट करनी है उनका इस तरफ लिखा जाएगा टू बैंक। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बैंक अकाउंट बनाया जाएगा।
बैंक में यहाँ पे डेबिट बैलेंस तो है ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर बैंक का बैलेंस है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बस जो एसेट्स बिकी हैं आपकी, वो एक तो एसेट्स जो टोटल बिका है, बाकी वो BR डिसऑनर हुआ था उससे जितना रिकवर हुआ है, या C जो कैपिटल लेके आया है, C जो पैसा लेके आएगा वो भी फॉर्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो वो भी आएगा इस तरफ एसेट रियलाइज्ड की वाली, सॉरी रिसीव्ड साइड पे। पेमेंट्स में जो पेमेंट्स हुई हैं, जितनी भी पेमेंट हुई हैं, चाहे रियलाइजेशन के अंदर हुई हैं चाहे कैपिटल के अंदर, सारी पेमेंट्स दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है बैंक से। बैंक से आपने थोड़े टाइम के लिए कोई उधार लिया हुआ होता है, उधार तो नहीं कह सकते इसको, ऐसा होता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को, कुछ प्रेस्टिजियस कस्टमर्स को एक फैसिलिटी देता है कि किसी मोमेंट पे अगर उनका बैंक में थोड़ा अमाउंट कम है लेकिन उन्हें रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो वो उस थोड़े से पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को निकाल सकते हैं। उनको बैंक अलाउ कर रहा है, उसके उनसे नॉर्मल सा चार्ज करता है वो, और इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसको नॉर्मल लायबिलिटी की तरह पहले ट्रांसफ़र किया और फिर इसकी फुल पेमेंट हमने करके दिखाई है। जैसे बाकी लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है वैसे इसकी पेमेंट भी हमने करके दिखाई। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया है डिस्कस करने के लिए आज। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये DK गोयल में। आप बुक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो सकता है, नंबर में आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। देखिए इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ पॉइंट इसमें भी नए आएंगे। इसमें देखिए आपके पास कैश के 2 बैलेंस हैं, इन हैंड भी है और बैंक में भी है, 2 बैलेंस हैं आपके पास, तो दोनों को ही हमने ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये तो आपको पता है। स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट को करेंगे, डेटर को फुल वैल्यू करेंगे, प्रोविज़न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, प्लांट को करेंगे, बिल्डिंग को करेंगे, गुडविल को करेंगे, गुडविल का भी नॉर्मल एसेट की तरह। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है इसको नहीं करेंगे। क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, TL बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, और अगर कैश के बैलेंसेज है ये ट्रांसफ़र नहीं होती। ये कहाँ जाएंगे, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड पे। अब लायबिलिटी को देखते हैं, क्रेडिटर ट्रांसफ़र होंगे, BP, मिसेस A लोन, मिसेस B लोन, ये भी ट्रांसफ़र होगा। रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होते, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है और ये गिवन है तो इनका रोल इतना ही है, इनको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, इनको और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। उसके अलावा A और B की कैपिटल गिवन है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या है इसकी सिचुएशन, पहले वो समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके। पहला है, A कह रहा है कि मैं मिसेस A का लोन, अपनी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा और उसके बदले में मैं स्टॉक को लूँगा 4000 रुपये में। तो एंट्री दोनों तरफ दिखाई जाएगी, एक तरफ एसेट लेने की और एक तरफ लायबिलिटी को पे करने की। B आधी इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार हो रहा है, वो भी 10% डिस्काउंट पे, मतलब हाफ करके, उनका 10% लेस करके। डेटर से 19,000 रुपये आएंगे इंक्लूडिंग बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर और BP की पेमेंट एवरेज बेसिस पे होनी है, 1 मंथ के बेस पे। ठीक है, बट देवर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, 6% डिस्काउंट काट के पेमेंट की जाएगी उनकी, दोनों की। उसके बाद एसेट्स कैसे बिकी हैं, प्लांट कितने में, बिल्डिंग इतने में, गुडविल इतने में, और बाकी इन्वेस्टमेंट आधी वहाँ बिक गई थी, आधी 4500 में। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, एक ओल्ड टाइपराइटर भी है फर्म के अंदर जिसे बुक्स में ख़त्म कर दिया गया था, अब उससे 300 रुपये आ जाएंगे और B इसको लेने को तैयार हो गया है। यानी आपकी एक एसेट जो पहले थी नहीं, यानी अनरिकॉर्डेड थी, उस एसेट को 300 रुपये में रिकवर हो जाएगा और वो भी पार्टनर टेक ओवर करेगा उसको। ठीक है, तो ये थी सारी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद पहुंचते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखिए आपने सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर ली हैं लगातार, सिर्फ क्या एसेट छोड़ी है आपने, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट, उन 3 चीज़ों को छोड़ के हमने बाकी सारी एसेट ट्रांसफ़र कर ली है। लायबिलिटी साइड में जो एसेट का प्रोविज़न था डेटर का, वो क्रेडिटर, BP, मिसेस A लोन, मिसेस B लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे एसेट्स बिकेंगी वो लिखी जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहले A ने कहा कि मैं स्टॉक ले लूँगा, तो हमने लिख दिया बाय एज कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दिया जितने में उसने स्टॉक को लिया है। और फिर B ने कहा कि मैं आधी इन्वेस्टमेंट्स ले लूँगा। ठीक है, तो आधी इन्वेस्टमेंट टोटल 10,000 की आप देख रहे हैं, उसका आधा 5,000 हो जाएगा। 5,000 को भी 10% डिस्काउंट पे, यानी 500 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। कितने में लेगा वो, 4500 में लेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी एसेट्स कितने कितने में बिकी हैं वो लिखी जाएंगी आपकी। जैसे डेटर जितने में बिके आपके 19,000 में, प्लांट आपके बिके, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, जितने जितने में चीज़ें बिकी वो आपने लिख दी हैं। और B एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेने को तैयार हो गया, तो नाम लिख के उसको वो भी लिख दिया। अब पेमेंट्स करनी है आपको आउटसाइड लायबिलिटीज़ की। पेमेंट्स देखिए आपके पास लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे क्रेडिटर्स हैं।
क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी गई है और उनको डिस्काउंट पे करनी है क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट। वर्किंग नोट में इसको दिखाया हुआ है कि कैसे वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। उस डिस्काउंट को देख लेते हैं पहले कि कैसे वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ये देखिए, इस तरह से वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, बीपी हैं 8,000 के, 6% डिस्काउंट है इसलिए 6/100 कर दिया, और 1 मंथ बोला है इसलिए 1/12 किया है। ये चीज़ है, जितने के हैं 1 महीने का है और 6% है, तो आपका 150 क्रेडिटर में से माइनस कर देना और 40 बीपी में से माइनस कर देना। उसके बाद फुल वैल्यू की क्या की कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। देखिए, क्रेडिटर में से वो माइनस कर दिया जो आया निकल के, और बीपी में से यहाँ नोट लिख दिया कि हमने इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रखी। उसके बाद बी का लोन, एक तो था मिसेस एज लोन और एक था मिसेस बी लोन। मिसेस ए लोन तो ए ने पे कर दिया, उसने कहा मैं पे कर दूंगा, और मिसेस बी का लोन बैंक के द्वारा पे कर दिया जाएगा। उसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न की कोई पेमेंट नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको। जो प्रॉफिट आएंगे वो ए और बी में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट हुए हैं वो ए और बी में बांट दिए जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे लिखने हैं ए और बी के। उसके अलावा जनरल रिजर्व था लायबिलिटी साइड पे, वो बांट दिया। अब अगर उन्होंने कोई लायबिलिटी ली है, ए और बी में से किसी ने कोई लायबिलिटी ली है, तो वो क्रेडिट साइड पे आती है, क्योंकि लायबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ए ने कहा था अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो बाय रियलाइजेशन ए की वाइफ लोन का अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा, और रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो बांट दिया जाएगा। इस तरफ डेबिट साइड पे अगर एसेट साइड में कोई चीज़ गिवन थी, जैसे पीएल बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट, वो बांट दिया जाएगा। अब ए ने स्टॉक लिया है, एसेट ली है, तो ए के कॉलम में, बी ने इन्वेस्टमेंट ली है। ठीक है, फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट भी बी ने ली है। उसके बाद फाइनल पेमेंट ए और बी को कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बनाया जाएगा आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आपके पहले बैंक बैलेंस लिखा जाएगा, बैंक बैलेंस लिख दिया गया। ठीक है, बैंक बैलेंस क्या करें, अब कैश एट बैंक भी है और कैश इन हैंड भी है, तो जो कैश एट बैंक है उसको तो बैलेंस बीडी में डाल दिया। ठीक है, और जो कैश इन हैंड थी उस कैश को डिपॉजिट करा दिया, बैंक के अंदर डाल दिया टू कैश। ठीक है, और जहाँ जहाँ से पैसा आएगा, जितना भी आएगा वो सारा डेबिट साइड पे आता जाएगा, और जो जो पेमेंट्स हुई हैं वो सारी आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। क्रेडिटर की पेमेंट, बीपी की पेमेंट, मिसेस बी की पेमेंट, मिसेस ए के लोन की पेमेंट तो ए ने करी है ना, वो तो बैंक में आएगी नहीं, क्योंकि फर्म पे करती है तो बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आता है ना। अगर पार्टनर पे करता है तो उसको इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो जो जो एसेटलाइज्ड हुई उसके बाद आपका टोटल इक्वल आना चाहिए, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की भी एक, अब फास्ट कर पाएंगे हम, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको पॉइंट्स क्लियर हैं। मैं तो जितना भी फास्ट करा दूं, लेकिन आप लोगों की स्पीड जो है अब बढ़ गई होगी, क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तो इसमें भी आपके एक और वही 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है, कितनी है, 4:1 है। ठीक है, लायबिलिटीज़ के बैलेंस है, एसेट्स के बैलेंस है। डिफरेंट चीज़ कुछ देखते हैं, अगर है तो इसमें उस पर जोर दे के डिस्कस कर लेते हैं। बैंक बैलेंस है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, डेटर को ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविजन को क्रेडिट में करेंगे, स्टॉक को करेंगे, इन्वेस्टमेंट को करेंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल सब ट्रांसफ़र होगा। लेकिन एक ये जो पीएल बैलेंस है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर ट्रांसफ़र होंगे, ओवरड्राफ्ट ट्रांसफ़र होगा, एक्स के भाई का लोन ट्रांसफ़र होगा, वाई का लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, अपने पार्टनर का है, और फंड को ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है जिस पे डिसोल्यूशन पॉसिबल हो रहा है। एक्स कह रहा है वो अपने ब्रदर का लोन पे करेगा, कोई बात नहीं, फर्म नहीं पे करेगी, कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा। डेटर्स के बारे में बात कही है कि 5,000 रुपये के बैड है। इसका क्या मतलब है कि 5,000 रुपये आपको डेटर में से माइनस करके फिर पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी एसेट्स इन्वेस्टमेंट में से 20% कम पे रियलाइज़ होंगी। गुडविल 60% पे, जितने का है उसका 60% में आपको मार्केट में बिक जाएगी वो। और एक क्रेडिटर जो है 5,000 रुपये का, उसको 3,000 देने हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक 5 वाले को 3 देने हैं, 2,000 का फ़ायदा हो गया यहाँ से। बिल्डिंग को आपने ऑक्शन नीलामी में बेचा है, 30,000 रुपये वहाँ से आएंगे, लेकिन 1,000 रुपये का कमीशन देना पड़ेगा, यानी 29,000 रुपये बच जाएंगे यहाँ से। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, 6th पॉइंट आपका थोड़ा डिफरेंट है, जिनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि वाई ने जो स्टॉक लिया है आपका, वो 4,000 रुपये में लिया है। अभी तक इतना ही कहा होता था हर क्वेश्चन में, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया कि बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू से 20% कम है, यानी ये वैल्यू 80% है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि कितने
कितने की चीज़ उसने ली। हमें ये बता दिया कि 4,000 रुपये में तो लिया, लेकिन कितना स्टॉक लिया। बाकी स्टॉक की बात कर रहा है, बाकी स्टॉक से 50% आएगा, हमें यही नहीं पता बाकी स्टॉक कितना है। तो यहाँ स्टॉक को निकालना है कि फिर देखिए कि एक्स ने कुछ हिस्सा स्टॉक का 4,000 रुपये में लिया। अब पार्ट ऑफ स्टॉक कितना हिस्सा कुछ बताया नहीं, नॉर्मल बोल दिया, कुछ हिस्सा 4,000 में लिया, बाकी हिस्से से 50। तो ये फाइंड आउट करना है कितना हिस्सा लिया है। इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट है थोड़ा सा आपका कि कैसे हुआ होगा ये। इस पॉइंट के अंदर देखिए मैं बता रही हूँ, एक्स ने स्टॉक लिया है कितने का, 4,000 रुपये का, और ब्रैकेट में लाइन है कि वो वैल्यू 20% लेस है, यानी इसका मतलब ये वैल्यू 80% है, ये वैल्यू 80% है, और जब 20% बुक वैल्यू से कम है तो दैट मीन्स 80% है। अगर स्टॉक जो है आपका 80% पे लिया गया है तो बुक वैल्यू 100 है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है 4,000 हमने बता दिया कि ये 80% वैल्यू है जो बुक वैल्यू से नीचे है, बुक वैल्यू 100 होगी, ये 80% है, तो इसका मतलब बुक वैल्यू 100 है, ठीक है ना। और अगर स्टॉक जो 4,000 रुपये का है तो फिर इसकी बुक वैल्यू क्या है, 100/80 × 4,000 की फुल वैल्यू आ गई आपके पास 5,000, यानी 5,000 वाली चीज़ उसने 4,000 रुपये में ली। अब टोटल जो स्टॉक था 15 का है बुक के अंदर, और 5,000 रुपये का तो उस 5,000 वाला उसने लिया है, वो हमने माइनस कर दिया, बचा कितने का, 10,000 का। और इस 10,000 से फिर 50% आने वाला है, फिर 10,000 का 50% निकाला, 5,000 रुपये रियलाइज्ड होने वाला है। तो इस तरह से ये चीज़ निकाली गई। इस तरह से कई चीज़ें वो होती हैं। अब इस क्वेश्चन में फर्नीचर के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बता रखा, किसी एसेट के बारे में नहीं बताएगा तो हमने उसको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। एसेट और लायबिलिटी में भेदभाव है। देखो लायबिलिटी तो पूरी पे करनी पड़ती है चाहे ना बोला हो, लेकिन एसेट अगर नहीं बता रखा तो उसको ज़ीरो मान लेना है आपने। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसको आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसको लायबिलिटी माना था, वो अपना जैसे भी ट्रीट किया जाए उसको आप मेंशन कर सकते हैं वर्किंग नोट में कि हमने इस तरह से इसको डील किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एक बार देख लेते हैं, फास्टली हो जाएगा। और क्वेश्चन को समझ चुके हैं हम, क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। पहले सभी एसेट्स ट्रांसफ़र की गई हैं, लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स का पहले एसेट रियलाइज्ड देख लेते हैं। बैंक बैलेंस डेटर्स में से 5,000 बैड है बोला था, यानी 17,000 के थे, 5,000 बैड हो गए तो 12,000 मिल गया। इन्वेस्टमेंट्स 20,000, गुडविल 6,000 की, बिल्डिंग 29,000 की, और स्टॉक के बारे में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है ना। स्टॉक से कितना पैसा आने वाला है हमारा वो ले लिया हमने। उसके बाद जो वाई ने लिया था स्टॉक, उसकी वैल्यू भी है हमारे पास, वो वाई में डाल दी गई है। उसके बाद पेमेंट है, एक्स जो कह रहा था कि अपना ब्रदर का लोन वो पे करेगा, तो X to X लिख के ब्रैकेट में ब्रदर लोन। उसके बाद फर्म ने क्रेडिटर की पेमेंट करी है, ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करी है, और एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है। क्वेश्चन में लॉस आ रहा है जो एक्स वाई में बांट दिया जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद बनाए जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, और जो किसी ने पार्टनर ने लायबिलिटी, जैसे एक्स ने ब्रदर का लोन पेमेंट करने की बात कही है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। एक पीएल बैलेंस दिया हुआ था हमारे को, पीएल बैलेंस एसेट्स में था इसलिए उसको डेबिट में बांटा गया। एक्स ने स्टॉक लिया है, उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, और बाद में फाइनल पेमेंट कर दी गई है। बैंक अकाउंट में पैसा, सबसे पहले जो बैलेंस आपको गिवन है कैश एट बैंक का वो डेबिट में आएगा, और जितने में मार्केट में एसेट्स भी की हैं और जो पेमेंट की गई क्रेडिटर की, ओवरड्राफ्ट की, एक्सपेंसेस की, फिर वाई का लोन अकाउंट बना के उसको पेमेंट की जाएगी, एक्स और वाई की कैपिटल ये पेमेंट की जाएगी, और टोटल आपका इक्वल रहना चाहिए। ये इस बात का प्रूफ है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमने स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली थी, ठीक है। और फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, रियलाइज होने के बारे में वो कुछ रियलाइज़ नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे।